अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। आज बहुत बड़ा फैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री के तनाज़े में फ़ैसला दिया। उनको ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, उनकी डिग्री को जाली करार दिया गया। इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आए, उन्होंने कहा कि तारिक जहांगीरी, पता नहीं जस्टिस कहूँ ना कहूँ, ये ज़रा पूछते हैं, लेकिन तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनके कभी स्टूडेंट नहीं रहे। फिर ये भी बात सामने आई कि वो नकल करते हुए पकड़े गए, 3 साल की पाबंदी लगी, 92 में दोबारा इनरोलमेंट हुए, इनरोलमेट फॉर्म भी बोगस था। फिर जो लेकर गए थे ये इस्तदा अदालत में कि डिग्री जाली है और ये सारा, एडवोकेट दाऊद साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर सच है तो ले आएँ, फिर वो डिग्री और पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्कशीट लेकर आ जाएं। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी आए, बड़ा लंबा चौड़ा मामला बना। अच्छा, ये भी मामला अपनी जगह है। फिर एफसीसी वाला मामला भी अपनी जगह है कि क्या हाई कोर्ट सारी डिग्री कलदम करार दे के ओहदे से हटा सकता है, नहीं हटा सकता, उसके ज़रा कानूनी पहलू। मेरे सवालात ये हैं कि एक आम आदमी के तौर पर कि सिंस इंसेप्शन जब ये इंडक्शन होती है जज बनने के लिए या वकील बनने के लिए, कौन कैसे इस डिग्री की तस्दीक कर सकता है? अगर वो जाली थी तो कैसे हुई, और यहाँ तक कैसे पहुँच गए कि वो जस्टिस बन गए? और जिन लोगों को सज़ाएं दी, अब उसका मेयार या उसकी वक़्त या उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, वो भी पूछूंगा। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? फिर जजेस की अदालतें लगती रही हैं, अब जजेस जो खुद मराद लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी के लिए फ़ैसला देते हैं, आपके अपने लिए एक फ़ैसला आ जाता है, ये तो पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। ओन शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। ओन शराजी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, उसके साथ साथ अतीकुर रसूल साहब माहिर कानून है, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। अच्छा अतीकुर रसूल साहब, पहले सर आपसे ज़रा, ये सारा केस आपके सामने है और इसकी हियरिंग भी होती रही। इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा जी मेरे कभी वो शागिर्द नहीं रहे थे। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी आए, उन्होंने भी कैंसिल कर दी डिग्री। ये मामला हुआ कैसे है, क्या है? एक जस्टिस के ओहदे पर बैठी शख्सियत है, कोई छोटे मोटा आम ओहदा भी नहीं है सर, पाकिस्तान के प्रीमियम ओहदों में से एक ओहदा है। यहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं और फिर ये जाली डिग्री निकल आई, ये क्या मामला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अरसलान। देखें, ये एक दो दिन का या एक दो अशरों का भी नहीं, ये 3 अशरों और ऑलमोस्ट 34 साल पर मुहित ये मामला है। 34 साल हो गए इसमें, और 34 साल से ये बतौर वकील भी काम करते रहे और आप बतौर जज ये काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मुकदमात लड़े भी, बहुत सारे मुकदमात का बतौर जज फैसला भी किया, और अल्टीमेटली जो मामला इनके हवाले से आया सामने वो ये था कि इनकी डिग्री जाली हो गई, और डिग्री जाली होने का जो मामला है वो भी हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आ रहा है। इन्होंने जो आपको पता है कि इसके खिलाफ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो फाइल की है रिट, उसमें इन्होंने ये कहा है कि क्या ये हाई कोर्ट इस तौर पर इनकी डिग्री को जाली करार दे सकती है या नहीं करार दे सकती। इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर जो है वो ट्रायल का मौजूद है, और ये देखना ट्रायल कोर्ट का काम है। तो इसको इतना सादा जो है वो बनाकर इस तरह से कर देना जाहिर है आम आदमी के लिए, आम लिटिगेंट के लिए, और जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से उसके साथ अटैच हैं और इस पर अपनी नजरें रखते हैं और इससे तवक्को रखते हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो बहरहाल जो है वो इससे शेक हुआ है। ये एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनके खिलाफ फाइल हुई, फिर एक जो है वो रिट पिटीशन को वारंटो की इन्हें काम से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई। इसी तरह एक रिट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जहां पर जो है वो इनको रिलीफ मिला। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ फैसला हुआ, आपको इल्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से ये रिलीफ लेके आए कि जब एक साथी जज ने इनको काम करने से रोका था तो वहां पर उनको उस हद तक लीगल ग्राउंड पर इतना रिलीफ दिया गया था कि नहीं आप जो है वो काम कर सकते हैं। और आज जबकि कुछ पेंडिंग है इनकी तरफ से जो एप्लीकेशंस हैं वो, और साथ ही इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी जो है वो आ गया है, और ऐसी सूरत में कि कराची से रजिस्ट्रार भी और सारे लोग आके अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे हुआ था। अब क्या उनका ये कह देना मोर देन सफिशिएंट है, या एक जो लीगल पैरामीटर है किसी एक डॉक्यूमेंट को फेक करार देने का, उसको कानून जो के मुताबिक जो है वो लेके चलना चाहिए था या नहीं। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब ये बतौर जज काम करते रहे तो इनकी एलिवेशन के बाद जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उस तरफ जाना चाहिए था, या रिट जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो बहुत सारी एम्बिग्विटीज भी हैं, बहुत सारे अच्छा, मैं इस पर आपसे जरा और डिटेल भी लूंगा। मैं आपसे अतीक साहब, ये जो आप जुडिशियल काउंसिल की तरफ जाने का कह रहे, जुडिशियल की तरफ और फिर
हाई कोर्ट की तरफ और फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसकी तरफ, ये क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसको क्या कानून के दायरे में देखते हैं? अच्छा बैरिस्टर वकास साहब प्लीज इस पे आपका कमेंट चाहिए, आप लोग कानूनदान हैं। ये तो खुद में एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक शख्सियत जो पहले वकालत कर चुके और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत कर चुके, फिर जज तैनात हुए एहतराम करने वाली अदालत के, जहां पर लोग सामने खड़े होते हैं, उनके आप फैसले करते हैं, उनकी ज़िंदगी के फैसले करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर उनकी डिग्री जाली निकल आती है, जैसे इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने कह दिया कि मेरे नहीं रहे ये स्टूडेंट, कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल कर दी, ये कहाँ स्टैंडिंग खड़ी है? अच्छा चले उनसे जरा रब्ता कीजिएगा। नौन शिराज साहब, ये क्या मामला है सर? बड़े लंबे अरसे से आप कवर भी कर रहे हैं, चीज़ें देख भी रहे हैं। देखें, ये कोई आजकल का मामला नहीं है, इसमें मुसलसल समातें होती रही और मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से जो दलाइल और उसके बाद जो सबूत पेश किए गए वो अनचैलेंजेबल सबूत थे। और उसमें जो साबिक जस्टिस साहब हैं, आज के फैसले के बाद उन्हें साबिक ही कहेंगे और शायद साबिक भी कहें जस्टिस या नहीं, क्योंकि जो वो बने ही जाली डिग्री पे जस्टिस थे तो फिर तो वो साबिक जस्टिस भी नहीं है। सिर्फ तारिक जहांगीरी साहब ही रह गया जी। तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो वो स्टे आर्डर के पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की सिंध हाई कोर्ट के, तो बड़े वाजे तौर पे जो पेश होते हैं ना किसी भी इदारे की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, यानी रजिस्ट्रार का जो बयान है उसको महज एक शख्स का बयान ना समझा जाए, उसको यूनिवर्सिटी का बयान समझा जाए। इसी रिकॉर्ड लेकर आए जी बिल्कुल, वो इसी तरह वैलिड है जिस तरह कोई डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। और यकीनी तौर पे जब इस लेवल पे आके कोई गवाही देता है तो उसके पास तमाम तर सबूत मौजूद होते हैं और वो सबूत जो है वो 12 तौर पे पेश भी किए गए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे क्या है कि ये जिन साहब को हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, और इन्होंने मतलब कैसे कैसे खरबों के फैसले ये कर चुके हैं, मालियत के, ये लोगों की जिंदगियों के फैसले जैसे आप कह रहे थे कर चुके हैं, तो इन्होंने नकल करते हुए ये पकड़े गए, 3 साल की पाबंदी लगी, ये करैक्टर है। तो अब ये सोचना होगा, ये जो लोग ये एलिवेट करते हैं ना, ये अहम ओहदों पे भी रहे, सरकारी ओहदों पे, यानी एडिशनल अटार्नी जनरल और वो जो ओहदे होते हैं ना सरकारी वकला के, वहाँ पे भी रहे, तो ये सवाल पैदा होता है पूरे जुडिशल सिस्टम पे। कहीं तो हमें एजाजुल हसन जो हैं, कहीं मुजाहिर नकवी करप्शन के इल्ज़ाम लगता है तो वो रिज़ाइन देते हुए नज़र आते हैं, और कहीं हमें जेली डिग्री वाले जजेस नज़र आते हैं। तो ये क्या सिस्टम है? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लीगल सिस्टम है, इस लेवल की अदालत, मजिस्ट्रेट कोई हो, कोई सिविल जज हो, फिर और बात बनती है। कोई हाई कोर्ट का एक आईनी अदालत का जज बैठा हुआ है जिसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और वो जेली डिग्री पे बैठा हुआ है, वो एक उसका करैक्टर इस तरह का है कि वो नकल करते हुए पकड़ा गया, तो उससे क्या पैगाम जाता है? दुनिया भर में इस लेवल पे जो लोग बिठाए जाते हैं उनका करैक्टर जो होता है वो टॉप लेवल का होता है। मुनसिफ है वो, इतने और देखिए ये खुदा और रसूल वाला जो है ना, एक डेलीगेट पावर्स है ना, अल्लाह मुनसफ है, रसूल मुनसफ है, एक डेलीगेट पावर्स है। और यही कहा जाता है कि जो जजेस हैं इनका हिसाब जो है वो जब क़यामत के दिन वो अलग से होगा, क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगी मौत के फैसले किए हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जहांगीरी साहब वाली एपिसोड है ये इंतहाई एक ह्यूमिलेटेड है बात है, और इससे बहुत बड़ा एक धचका भी लगता है सिस्टम को। मैं आपसे जो जानना चाहूंगा ना वो ये है, मैं जरा पहले वकास साहब से आता हूँ कि जब इनकी इंडक्शन होती है तो वहां डिग्री कौन चेक करता है? वहाँ कैसे पता चलता है कि ये डिग्री वहाँ ठीक है? और हम जैसे आम आदमी या कोई बच्चे जाते हैं बेचारे कोई छोटी मोटी जॉब के लिए तो वहीं पकड़े जाते हैं, उनकी डिग्री अगर जाली होती है उनको सारी ज़िंदगी के लिए धब्बा लगा देते हैं, वो कुछ ना कर सकें, वो गुर्बत में ही अपनी ज़िंदगी। तो भाई तो लोग कहेंगे हमें भी इजाज़त दें, फिर इतने बड़े ओहदे तक पैसे भी कमाने दें, ओहदे तक भी जाने दें, मराद भी इंजॉय करने दें। वकास साहब प्लीज़ आपका इस पर क्या व्यू है सर? वकास साहब भाई, जब भी किसी भी जज को एलिवेट किया जाता है या उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है बतौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे, आइन का आर्टिकल 175A के तहत की सारी अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बैठते हैं, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान भी बैठते हैं, और फिर उसके बाद वजारत कानून भी बैठती है, और सारे लोग मिल के एक जज के तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के बाद, एवेल्युएट करने के बाद, उसके केसेस देखने के बाद, उसकी कॉम्पिटेंस के क्राइटेरियम को चेक करने के बाद, या करैक्टर को देखने के बाद उसकी एलिवेशन करते हैं बतौर जज हाई कोर्ट। और फिर इसी तरह ये डिग्री भी तो वेरीफाई होती होगी ना किसी सूरत? 200% देखें डिग्री, देखें हमारे यहाँ बदकिस्मती से गुज़िश्ता 5 साल 10 सालों के अंदर जो पोलराइज सिस्टम रहा, जो हाइब्रिड सिस्टम था, उसके अंदर लाने वालों ने जिनको लाना चाहा तो वो अल्टीमेटली आ गए, और फिर वो सिस्टम के अंदर जब एक दफा घुस गए
तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मन मर्जियां शुरू कर दी। और ये कोई इक्का दुक्का नहीं बल्कि बहुत से लोगों की डिग्रियों के अंदर, चाहे वकला हैं या जजेस हैं, अभी मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जिन लोगों का दाव लगा है, जो बैठे हैं वो कर रहे हैं, जो पकड़े गए फिर इसी तरह वो सारी चीजें सामने आती हैं और फिर हम दांतों में उंगली दबाए ये कब अफसोस मलते हैं कि 5-6 साल की ट्रांजेक्शन हैं, फैसले हैं, फास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन हैं या दोबारा से खुलेंगी, फ्रीकैन का क्या मुतालबा है, पार्टीज क्या करेंगी, कहाँ पे एप्लीकेशन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये मैटर है, ये किस करवट बैठेगा। तो आल्दो एक बहुत बड़ी एक जुडिशियल इमरजेंसी तो नाफिज होगी कि जिन लोगों के केसेस जो बड़े बड़े केसेस थे, चाहे सिविल साइड पे थे, क्रिमिनल साइड्स पे थे या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी, उसके अंदर जिन बेंचेस का भी हिस्सा रहे, दैट इज गोइंग टू बी अ बर्निंग क्वेश्चन और दैट इज गोइंग टू राइज अ क्वेश्चन जिस रिगार्ड के अब ये सारी मामलात कहाँ पे रुकेंगी। क्या बजाते खुद वो तमाम फैसले भी सस्पेंड होंगे, क्योंकि एक शख्स जिसके पास डिग्री ही मौजूद नहीं है, उसके पास कोई लीगल रीजनिंग ही नहीं है कि वो किसी किस्म की लीगल सेंक्टिटी से रिलेटेड मैटर जो है वो एजुडिकेट करे, डिटरमिन करे या किसी केस के अंदर फैसला सादर करे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये सारी चीजें हो गई, जिस तरह भी जज साहब इस सिस्टम में आई, डिग्री वेरिफिकेशन जो थी, चले एक पुरानी बात पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, अब क्या इस चीज का फेट निकलेगा? क्या अब आने वाले वक्त में हमारा सिस्टम इन तमाम चीजों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होगा, पाक साफ होगा और ऐसे लोगों को के खिलाफ जो है 420, 468 और 471 की कार्रवाई होगी, 419 की पीपीसी की कार्रवाई होगी। तो ये सारे बर्निंग क्वेश्चंस हैं और आई थिंक के जुडिशियल सिस्टम के साथ जो भी बंदा खिलवाड़ करने की कोशिश करे, अगर वो खुद काजी की कुर्सी पे बैठा है, मुंसफ की कुर्सी पे बैठा है और इस तरह के मामलात या करैक्टर वो खुद रखता है, तो आई थिंक तो फिर हमारे जुडिशियल सिस्टम की तकदीर पे इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ लें। अच्छा अतीक साहब, ये जो अभी वकास अब्रेज साहब ने बड़ी डिटेल बताई, कानून बताया, प्रोसीजर बताया, कैसे कैसे जज की तकर्रुरी होती है, कैसे होता है, और सही बात है, उन्होंने सही कहा कि ये तो खुद बहुत बड़ा सवाल है कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। सर मेरा जो सवाल है बतौर स्टूडेंट पूछना चाहूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो मरात वो ले चुके अब तक, जो तनख्वाहें वो ले चुके अब तक, उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के ज़मरे से गई हैं, वो मेरे आपके पैसों से, टैक्स के पैसों से गई हैं। अच्छा दूसरा, जिन लोगों के लिए बतौर वकील वो लड़े, उन फैसलों का क्या होगा? फिर जिनको उन्होंने, जिनके लिए वो बतौर जज सामने आए, उन फैसलों का क्या कोई इसका पैरीमीटर मौजूद है या बहुत ही गंभीर सिचुएशन है ये? देखिए इसके डिफरेंट एंगल्स है ना, उन पे हम बात इस तरह से कर लेते हैं कि अगर आपकी ये फाइनलिटी अटैच हो जाती है, जो आज जाहिर है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला दे दिया है, तो उसके बाद फिर सरकार जो है वो तमाम जो मराहत उन्होंने हासिल कर रखी थी, डेफिनेटली वो उसको जो है वो वापस क्लेम करेगी, क्योंकि ये वाइड एब इनिशियो कह दें या राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कह दें, इन्होंने अपनी इंडक्शन से लेकर आज तक तो फिर वो धोखे और फ्रॉड के ऊपर थी, तो वो ज़ाहिर है स्टेट तो वापस लेगी अपना पैसा और जो कुछ उसने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो फैसले इन्होंने दे दिए हैं, ये बहुत ही संगीन किस्म का बहरान यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। उसकी वजह ये कि जो सिंगल बेंच के तौर पर इन्होंने फैसले किए, या 2 जजेस जहां पर बैठे या 3 जजेस बैठे जहां पर, उन फैसलों की क्या सिनेरियो बनेगा। लेकिन अगर हम बतौर वकील इनके हवाले से देखेंगे, बतौर वकील जिन केसेस में पेश होते रहे हैं और जो फैसले हो चुके हैं, उन पर तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तरह से अब किया जा सके, क्योंकि वो पास्ट ट्रांजेक्शन थी, वो अल्टीमेटली करते कराते कहां तक बात पहुंच गई होगी, शायद उनके लिए तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए, फिर लिटिगेंट्स का इसमें मैटर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, फैसले हुए, अपीलें हुई, फाइनलिटी अटैच होगी, एग्जीक्यूशन भी होगी, उनको शायद वापस उस तरह से करना मुमकिन ना रहे। लेकिन जो फैसले इन्होंने बतौर सिंगल बेंच किए हैं, डबल डिविजनल बेंच में किए हैं या 3 जजेस के साथ करते रहे ये फैसले, उनके हवाले से जाहिर है अगर कोई लिटिगेंट अपना केस आगे फाइल करता है और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल या रिट पिटीशन थी, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो जिनको डिफाइन करने के हवाले से या जो रिट्स थी, उनमें लोगों के डेफिनेटली जो है वो राइट्स इन्फ्रिंज हुए। जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है उसके पास तो अब ये इख्तियार आ गया है कि जब फैसला करने वाला जिसके पास वो इंसाफ लेने के लिए आया, वो खुद जो है वो बेइंसाफी से वहां पर बैठा हुआ था, फ्रॉड के जरिए खुदा ना खास्ता। तो ये तो एक नया बहरान जो है वो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के हवाले से, वो बैरिस्टर वकास साहब की बात ठीक है कि इसने शेक कर दिया हर चीज को, तो परेशानी तो जाहिर है बन गई। जो बतौर वकील वो करते रहे, शायद उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हो सके, लेकिन बतौर जज और
रिसेंट पास्ट में जो उन्होंने फैसले किए हैं इस मैटर के ये चलने के साथ दौरान भी जो उनके हवाले से भी मामला जो है वो सर, ज़ाहिर है किसी को गंभीर अरबों है। खरबों का फाइनेंशियली करप्ट देना, करार देना, ये बड़ी मुश्किल बात है और साहब, और वो फैसले एक जज कर रहा हो जिसकी अपनी डिग्री ऐसी निकल आए। मैं तो, मुझे देखिए, इससे कोई नहीं है कि अभी हाई कोर्ट ने अगर उन्हें करार दिया तो एक पूरी प्रोसीडिंग्स हुई। आप चूंकि लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं खुद और ये सारी चीज़ें आप कवर बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, मुझे खुद मेरे जहन में सवालात जन्म ले रहे। अब होगा क्या? ये जो इतनी पावर्स कर ली हैं, एक्सरसाइज उन्होंने इतनी मराहत ले ली हैं, सारा कुछ हो गया, ये मेरे आपके टैक्स के पैसों से हुआ, फिर जो फैसले हो गए अब उनका क्या होगा? ये वाकई एक अजीब सा बहरान है। असलान साहब, इसमें बुनियादी किरदार जो है वो बार का है। और अभी भी आपने देखा कि जब जहांगीरी साहब पेश हुए तो बहुत बड़ी तादाद में वकला उनके साथ थे, और ये वकला कहीं बाहर से नहीं आए हुए थे, ये इस्लामाबाद बार के वकला थे, इस्लामाबाद बार काउंसिल में रजिस्टर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला थे। इससे पहले हमने देखा कि इन वकला के साथ इस बेंच ने क्या किया कि जो वकला प्रैक्टिसिंग लॉयर थे उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे दहशतगर्दी के केसेस किए गए। खड़े चैम्बर जिनके अंदर फाइलें थी, जिनके अंदर जो है फर्नीचर पड़ा था, वो गिराए गए F8 में जजेस की जानब से। लेकिन जब भी जजेस के हवाले से कोई गलत या सही चीज़ होती है तो बार का एक ग्रुप या बार उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो यकीनी तौर पे बार के जो लोग खड़े होते हैं उनको ये नजर आ रहा होता है कि जाई साहब अगर अपनी सीट पे रहे, सस्टेन कर गए। और ये हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर से देखा, खास करके कि वो जब बहाल हुए तो जो उनकी बहाली की तहरीक में थे उनको हमने जस्टिस बनते भी देखा, उनके तर्जमानों को हमने दीगर भी सहूलियात देखी। तो मेरे ख्याल में इसमें बार का रोल बड़ा है। मैं दो बड़े जो है कलीदी इस्लामाबाद बार के मेंबर इस वक्त आपके साथ इस प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। अब बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अकरम शेख थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने आज जो आर्गूमेंट दिया है वो उसमें क्या कर रहे थे? वो बार बार टाइम सीख कर रहे थे। उन्होंने तो एक मौके पर कहा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी करते, एक मौके पर कहा चले गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं करते, 30 दिन देते। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा बार की इज्जत जो है वो बार के अपने हाथ में होती है। बार को अपनी इज्जत बहाल करनी होगी, और ये एक बार और बेंच दो हिस्से होते हैं ना। अब ये सारा जो वजन है ना बेंच की तरफ चला गया, बार बहुत अकेली सी रह गई। जिन वकला के चैम्बर गिरे, ये दो मुअज़्ज़ज़ वकला मेरे साथ है, क्या उन यंग लॉयर्स को 1 रुपया भी मिला? और बार ने उनको लाट किए थे ना, बार एसोसिएशन ने उनको लाट किए थे लाखों रुपए। यही तो इसी तरह के तो फैसले, मैं आपको यही बात तो कह रहा हूं, यही तो फैसले हैं। अब आप लोग खुद इतने वुल्नरेबल पोजीशन में आ गए, सारे जो बिरादरी हमारी कानून से रिलेटेड काम करने वाले लोग। अतीक साहब प्लीज, आपका तो अपना ताल्लुक है डायरेक्टली, तो मैं चाहूंगा एक शॉर्ट सा कमेंट इस पे। देखिए, बार का ताल्लुक जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ है। बार किसी जज के साथ नहीं है या किसी वकील के साथ नहीं है, वो हमेशा बात करती है कानून के हवाले से। अब इस केस को अगर देख लें कि अल्टीमेटली अगर ये डिसाइड जिस तरह से अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया, तो हमें बार को पर्सनल ना बार होती है ना होना चाहिए। सीधा सा मामला है कि अगर कोई जाली डिग्री पर आया तो जाहिर है उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है अपने करना है, डील करना है। लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो बार उससे हवाले से बात करती है। ये एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। डिग्री चैलेंज हुई कानून के मुताबिक उसको लेके चले, और अल्टीमेटली अगर वो फाइनल हो जाता है तो फिर स्टेट जो है वो अपने उनके साथ भी कानून के मुताबिक तमाम वो मामलात करे जो स्टेट के इख्तियार में है मुताबिक कानून। अब ऐसा नहीं है कि किसी को अगर किसी की जात पसंद है तो हर सूरत में उसी का साथ देना है। बाकी जहां तक लॉयर्स का मसला है तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता रहा। हम जब भी जो है रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। जी जी ठीक हो गया सर, मैं बहुत शुक्रिया आपका अतीकुर रसूल साहब, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर वकास साहब का बहुत शुक्रिया, और ऑन शराजी साहब का भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान इकॉनमी को लेकर। वहाँ भी कुछ मामलात हैं बड़े इंपॉर्टेंटली जिसको डिस्कस करना है। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, और मैंने जैसा कि बताया तो वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। 4 साल में $60 अरब की बरामदात होंगी जी। हुकूमत ने कुछ अहदाफ सेट किए हैं, लेकिन IMF जो तखमीना लगा रहा है उसमें अरबों डॉलर का फ़र्क आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी आपका जो ओवरऑल सिचुएशन है वो 13 अरब 79 करोड़ डॉलर कमी का तखमीना है, ये IMF कह रहा है। इससे पहले IMF ने करप्शन के हवाले से एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी थी, जिस पर बात भी हुई, उसको शाया भी करवाने का कहा गया। उसमें भी 53 अरब रुपए के जो करप्शन है उसके हवाले से बात की गई। फिर हम ज़रा 11वें कौमी मालियाती कमीशन यानी NFC की बात करें। 8 कमेटियां उसके लिए तश्कील दे दी गई हैं, इस पर भी ज़रा बात कर लेंगे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे। 31.37 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई है जनाब अली रवा माह
कि पहले रवां साल के पहले 5 माह में, इस पर भी हमने बात करनी है। शुगर इंडस्ट्री को डी रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार हुआ है। डी रेगुलेट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा कीमतों पर, किसान के लिए क्या बेहतरी आएगी, क्या तब्दीली आ जाएगी डी रेगुलेट करने से सारे मामले पर, और क्या इससे कि शुगर रिलेटेड जो करप्शन होती है वो कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन सारी चीज़ों पर कोई वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा, क्या होगा, इस पर भी बात करनी है हमने। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपका $10 करोड़ सरप्लस रहा है जी करंट अकाउंट आपका नवंबर में, बड़ी बात है, कैसे रहा इस पर भी बात करेंगे। शरह सूद में कमी कर दी है स्टेट बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। JF-17 थंडर पाकिस्तान की शान है। हालिया मार्काए हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह बरतरी अपनी साबित की, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के असूल के लिए गैर मुतवक्के ज़बरदस्त किस्म का मुफाहमती याददाश्त यानी MOU साइन कर लिया है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बड़ी खबर है। प्रोग्रेस कर रहा है पाकिस्तान डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में भी, और ये बड़ी बात होगी हमारे लिए और हमारी इकॉनमी के लिए भी। हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब, माहिर मैशत है, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पॉलिटिशियन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, माहिर मैशत भी हैं, एहसन मेहनती साहब माहिर मैशत भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। इख्तियार बेग साहब, सर ये जो $60 अरब की बरामदात का हम तखमीना लगा रहे हैं, एक तो ये रियलिस्टिक है या नहीं, ज़रा इस पर बताइएगा। दूसरा, IMF तो अभी से कह रहा है कि $13 अरब और $89 करोड़ तो शॉर्ट हैं आप, तो आप पूरा कैसे करेंगे $60 अरब की इस अपने अहदाफ को 4 साल में? जी, ये उड़ान पाकिस्तान उन्होंने एक एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया था जो 2024 और 2029 में 5 सालों में हमारी एक्सपोर्ट को $60 बिलियन तक ले जाएगा। इस वक्त हमारा मौजूदा लेवल जो एक्सपोर्ट्स का है वो $32 बिलियन से ऊपर बढ़ के नहीं दिया पिछले कई सालों से, और मैं नहीं समझता कि ये टारगेट जो सेट किया है 60 बिलियन का ये अचीवेबल है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स की कम्पिटिटिवनेस जो है वो एरोड होती जा रही है। हमारी मुकाबलती सकत इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है। जब अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ दिया हमें 19%, तो हम बहुत खुश थे कि हमसे ज़्यादा टैरिफ उन्होंने इंडिया पे लगाया है, चाइना पे लगाया है, बांग्लादेश पे लगाया है, वियतनाम पे और कंबोडिया पे लगाया है। वी विल वॉक ओवर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम एक्सपोर्ट अमेरिकन मार्केट में कम टैरिफ होने के बावजूद अपनी टेक्सटाइल की जगह नहीं बना सके, और उसकी वजह ये थी कि 2 चीज़ों में हम पिट रहे हैं। एक पावर टैरिफ है जो 13-14 सेंट्स है हमारा, जबकि हमें 8 सेंट से ऊपर बारे में नहीं आता। इन तमाम ममालिक जिनका नाम मैंने लिया है ये 8 सेंट्स यानी 24-25 रुपए फी किलोवाट फी यूनिट के जुमरे में आते हैं। और दूसरा सिंगल डिजिट मार्कअप हमारा इस बार 0.5% 50 बेसिस पॉइंट कम हुआ, तो 11% से 10.5% पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने किया है, लेकिन अभी भी वी आर फार बिहाइंड, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट मार्कअप लाना है। बाकी मुकाबलती जो हमारी कंट्रीज है रीजन में, उन सबका सिंगल डिजिट मार्कअप है, 8% 9% ये सिंगल डिजिट में आता है। लिहाजा जब तक ये 2 चीजें नहीं सेट होंगी, हम ना उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ हासिल कर सकेंगे, न हम 32 बिलियन का बैरियर क्रॉस कर पाएंगे, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव ना होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में और रीजनल कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबलती सकत बरकरार ठीक तो हो यही वजह है हमने हमेशा कहा है ये 2 चीजें आपने फौरन से पेशतर करनी है, और उस पर हुकूमत ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी है, लेकिन वो टारगेट उड़ान पाकिस्तान का उन्होंने सेट कर लिया है, जो मैं समझता हूँ एक एम्बिशियस टारगेट है, और 29 तक 60 बिलियन का हदफ हासिल करना मुश्किल होगा, अनलेस ये पावर टैरिफ 8 सेंट्स जिसका वादा किया गया था और मार्कअप 8-9% पे लेकर आए, जो हमारे पैरों में एक चेन डाला हुआ है, और जिसकी वजह से हम 32 बिलियन से ऊपर नहीं जा पा रहे। ठीक हो गया सर, ये आपने बड़ी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अभी जिक्र किया, हम इससे भी ज़्यादा जाते हैं। अच्छा नईम साहब, ज़रा बताएं क्या था हमारा फिस्कल ईयर में मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ अदवार में कितनी हमारी एक्सपोर्ट्स थी, और ये हमने $60 अरब रख तो दिया है, क्या इतनी सकत है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी मार्केट में, हमारे बिजनेसमैन में, हमारे इस हकीकी मानों में जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें?
हाँ, शुक्रिया अरसान साहब। देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले 10 साल में, तो हम देखेंगे कि 2015 में हमारी 29 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट थी, फिर 2016 में हमारी 27 हो गई, फिर 17 में भी 27, 18 में 30, फिर 30, फिर 20 में 27, फिर 21 में 27, 31, 22 में 39, 23 में 35। तो हम जो हैं अभी तक उसी फिगर में घूम रहे हैं पिछले 10 साल से। और हमारी एक्सपोर्ट में किसी किस्म का कोई, मैं तो कहता हूँ हमारी एक्सपोर्ट में जो इन्फ्लेशन ऐड करना होता है ना, उसका भी इजाफा नहीं हुआ। कम से कम 10% तो सालाना एक्सपोर्ट बढ़े। अब जैसे अभी इख्तियार बेग साहब ने फरमाया, वो सही बात यह है कि हुकूमत पहले ये तो पॉलिसी डिटरमिन करे कि उसने रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कमाना है कि टैक्सों से कमाना है, बिजली के बिलों से कमाना है, सुई गैस के बिलों से कमाना है, उन पे टैक्स का कमाना है। अब देखें, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है पूरी दुनिया में इसको इनकरेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जब ये सोलर सिस्टम लगा, सारे खुश थे कि चलो एनर्जी जो है सस्ती आ जाएगी। और जब लोगों ने कमर्शियल इसका यूज़ किया, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो है उन्होंने जब ये सोलर सिस्टम लगाने शुरू किए, 1 मेगावाट 2 मेगावाट तक जो उन्होंने सोलर सिस्टम लगाए कि ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अब हुकूमत कहती है, नेपरा ने कहा जी हम अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम नेट मीटरिंग जो है उसको हम जो है ना उसका जो पैरामीटर है उसको चेंज कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि अब रातों रात पॉलिसियाँ जब चेंज कर देती हैं, एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने बड़ी पैसा खर्च करके 8-10 करोड़ रुपया लगा के 1 मेगावाट 2 मेगावाट का यूनिट लगाया है, तो आप कल उसको कहते हैं जी अब आपका बेकार हो गया तो आप वापडा की बिजली खरीदें। अब वो बिजली जो है वो इतनी महंगी है कि उससे वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा। उसके बाद आपका जो आपके कंपेटिटिव जो हैं पेयर जो रीजन में, उनकी बिजली की कॉस्ट कम है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है। अब यही अगर 10 साल का मैंने आपको दिया कंपैरिजन, अगर ये मैं आपको 20 साल के कंपैरिजन दूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2003-4 में ये वियतनाम और बांग्लादेश $5 बिलियन और वियतनाम $8 बिलियन पे था, और हम भी तकरीबन 7.5-8 पे थे। आज 20 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं, वो आगे निकल गए। वियतनाम $500 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश 77 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम पिछले 20 साल से उसी में घूम रहे हैं और हमने कोई तरक्की नहीं की। अच्छा, मैंने नोटिस किया हाईएस्ट 39 पे गई है मेरा ख्याल है, उससे ऊपर नहीं नहीं 38.67 पे कहते हैं कि 2024 में ये फिगर दी है। इसमें भी आपकी आईटी की एक्सपोर्ट आ गई है। देखिए, दो आपकी जो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट अलग है, आपकी हार्डवेयर की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, डिफरेंट है। तो आप जो टोटलिटी में कंपैरिजन करें, देखिए पूरी दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट कर रही है। यही चाइना आपके साथ है। पिछले 50 साल पहले देखें कि उनकी एक्सपोर्ट बड़ी नेग्लिजिबल थी, आज वो $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई आप बैठ के ये देखना है कि आपने कैसे बढ़ाना है अपनी एक्सपोर्ट को। अगर IMF कहता है $60 बिलियन एक्सपोर्ट करें, तो आप कैसे करेंगे? पहले इसके ऊपर थिंक टैंक बैठे, पहले इंडस्ट्री वालों को बैठाएं, सबको बैठाएं, फिर आपकी क्या मशीनें इतनी अपग्रेड हुई हैं कि आपके मुल्क में FDI आ रही है। 84% आपकी FDI कम हो गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कंपनियां जो हैं वो लोकल कंपनीज जो हैं वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। 55% 60% टैक्सेशन के मामला हैं। उसके बाद आप देखें आजकल FBI दुकानें सील कर रहा है, फैक्ट्रियाँ सील कर रहा है, वो आगे ठीक हो गया। इस पे मैं आप लोगों से अलग बात करूंगा। देखिए, ये रिफॉर्म्स तो जरूरी है, ये नहीं होंगे तो बिजनेसमैन तबका अपनी जगह परेशान है, सैलरीड क्लास और यहाँ जो और तरीके से छोटे बेचारे रेडियो वाले कारोबार वाले वो अलग परेशान है। एहसन मेहनती साहब, $60 अरब हमने बढ़ानी है हुकूमती अहदाफ में। IMF कहता है पहले ही 13 अरब 79 करोड़ आपके शॉर्टेज है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं जब तक आप पावर टैरिफ को रैशनलाइज या बेहतर नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। दूसरा, जो मॉनिटरी पॉलिसी के तहत हम अपना शरह सूद कम कर रहे हैं, वो भी अभी वो कह रहे हैं कि इस काबिल नहीं है या उस हद तक नहीं है। जी, आई थिंक कि हमें हमारे पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं उनको जरा जो है उसको देखना चाहिए। जो हमारा कल पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट हुआ है वो इस बेसिस पर हुआ है कि हमारा इन्फ्लेशन 5 से 7% हो गया है। इसको स्टेट बैंक इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, कैपिटल मार्केट भी कर रही है। और आई थिंक ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इन्वेस्टर्स जो है इन्फ्लेशन को कम होते हुए देख रहे हैं। आई थिंक ये सिचुएशन हेल्प करे, आगे के इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे और जाहिर है ये बेसिस बनेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का और टारगेट उसका पूरा होगा। तो आई थिंक इस बेसिस पर कैपिटल मार्केट्स भी आउट परफॉर्म कर रही है और इकोनॉमिक डेटा पाकिस्तान का इंप्रूव होता जा रहा है। अगर आप रेमिटेंस देखें तो उसमें ग्रोथ है,
% की ग्रोथ है, और फिर हम देखें तो $40 बिलियन की रेमिटेंस होने लगी है। तो आई थिंक इन एस्पेक्ट्स को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। IMF को मोरलेस हमने कन्विंस किया है कि इंटरेस्ट रेट हमने जो वो कम कर दिए हैं, उनसे इजाजत लेकर कम किए हैं। जी मुझसे बात मिर्जा कर रहे साहब, हैं? क्या हाँ, इकोनॉमिक देखिए, डेटा हमारा करंट बेहतर हो रहा है अकाउंट सर? में 100 हाँ, करंट अकाउंट में $100 मिलियन सरप्लस आया है, जो बड़ी खुशाइन बात है। बहुत अरसे के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, प्राइमरी बैलेंस हमारा सरप्लस हुआ है। लेकिन वो मैं पिछली वाली बात में जो एक चीज रह गई, वो मैं ऐड करके फिर आपके बात का जवाब देता हूँ। पहली वाली बात में था कि क्यों बिजली की कीमतें ये कम नहीं हो रही। इसलिए कि आप सर्कुलर डेट पेमेंट करने जा रहे हैं 1.7 ट्रिलियन का बैंकों से लोन लेके, और टैरिफ आपने ₹3.23 बढ़ा दिया है। 6-8 साल तक सारिफ देता रहेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ₹170 की इजाफी बोझ डाल दिया है, रेसिडेंशियल कंज्यूमर को सस्ती बिजली देके, जिसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। ये फेल मॉडल है, ये दुनिया में आजमाए हुए फेल मॉडल है। आप एक सेक्टर को वायबल बनाने के लिए दूसरे सेक्टर पे इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। तो ये तमाम चीजों ने हमारी जो मैकेनिज्म है उसको बिल्कुल आउट कर दिया है। हमने एक सेक्टर को, सार्फिन को सब्सिडी दी, लेकिन सनद पे 170 बिलियन महंगी बिजली कर दी। आपने बैंकों से कर्जे लिए, पहले 1,200 अरब रुपए थे, अब 1,700 अरब रुपए लेने जा रहे हैं, और वो टैरिफ में इजाफा कर दिया। 6-6, 7-7, 8 साल जो सारिफ है कंज्यूमर, वो आपको बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में ये सरचार्ज दिएगा। तो ऐसे काम नहीं होता। ये आप अपनी जो कमजोरियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, उनको छुपाने के लिए आप इधर का उधर और उधर का इधर कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये जो सारिफ है वो बिल्कुल अनकम्पिटिटिव होता जा रहा है, जिसके लिए मैंने पहले बात की। जहां तक आपका सवाल है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर एक्सटर्नल फ्रंट पे कुछ बेहतर हुए हैं। एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारे रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, $38.3 बिलियन की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई हैं। करंट अकाउंट जैसे मैंने बताया $100 मिलियन हुआ है। RD अकाउंट में 11 बिलियन तक बाहर से पैसे भेजे गए हैं। और एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारी डिप्लोमेटिक जो एक रिलेशनशिप अप्रोच है उसमें बहुत बेहतरी आई है। लेकिन इंटरनल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन, हमें डर है कि दोबारा ऊपर जाएगा। महंगाई बढ़ रही है, शुगर की कीमत 210 रुपए फी किलो हो चुकी है, जो 165 रुपए हुकूमत ने ऑफिशियली रखी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में पिट गए आप, आपकी वीट की फसल भी गिरी है, आपके कॉटन की फसल भी पिटी है। तो ये इस तरह के ग्रेन्स जो है आपके, वो जो आपकी मेन एग्रीकल्चर सेक्टर को सप्लीमेंट करते हैं, वो उनकी फसलें जो हैं वो बुरी तरह से कम हुई हैं। कॉटन की एक मैं मिसाल दे दूं कि ये 13 मिलियन बेल होती थी। आप कॉटन की जो पिछले साल फसल पैदा हुई है, पैदावार, वो थी 5 मिलियन बेल। कहाँ 13 मिलियन बेल, कहाँ 5 मिलियन बेल। तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैसलाबाद में पावर लूम्स 100 से ज्यादा बंद हुई हैं, और यही इशू की वजह से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। 31-32 से आगे जाके नहीं दे रही। तो ये हुकूमत के लिए लहमे फिक्र है। देखें कि जो जंजीरें पैर में एक्सपोर्टर की, इसको किस तरह से निकालें, और वो निकालने का यही तरीका कि क्रॉस सब्सिडी खत्म करें, 8 सेंट बिजली करें, सिंगल डिजिट मार्कअप करें, और उसके बाद ये टैक्स जो भरमार आपने करी हुई इनडायरेक्ट टैक्सेस की, आप 60% कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। 47% स्टैंडर्ड टैक्स है, 10% सुपर टैक्स है, फिर WWPS है, फिर WFPS है, ये सब गेन, टर्नओवर गेन टैक्स है। ये सब चीजें मिला के 58 to 60% टैक्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर में बना देती हैं। ये कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, और यही वजह आपने देखा है कि मल्टीनेशनल जो है वो एग्जिट कर रही है। बिल्कुल सही तो बात ये है। और सर हुकूमत- यहाँ जो खुद मौजूद थी वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, इस पर हम जरा बात करते हैं एक्सटर्नल।
फ्रंट और इंटरनल फ्रंट जिसका जिक्र किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, इस पर ज़रा मज़ीद भी बात करते हैं। इन दो में इतनी ज़्यादा फ़र्क होगा तो मामला कैसे बेहतर होंगे, और वो जो 31.37 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई है वो किन किन सेक्टर्स में बेहतरी देख रहे हैं हम। अगर एक आधे में है तो फिर बाकी सेक्टर्स का क्या होगा, टेक्सटाइल है तो बाकी सेक्टर्स क्यों रो रहे हैं, बड़ी अजीब सिचुएशन में है। फिर डी रेगुलेट करने की बात हो रही है शुगर को, ज़रा इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नईम सिद्दीकी साहब। अभी बड़ी डिटेल मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने बताया कि जी ये आपका पावर टैरिफ है 170 बिलियन के इजाफे के साथ, और फिर सारिफ जो है घरेलू सारिफ वो भी परेशान है सर। उसके भी अगर फ़र्ज़ करें उसके 20-25% के करीब उसकी बिजली पहले से बड़ी महंगी थी और बढ़ गई हो, जो कि छुपे हुए टैक्स होते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मसला ये रैशनलाइज नहीं हो रहा, इंडस्ट्री पर 170 बिलियन इजाफी बोझ होगा, फिर हम कैसे करेंगे एक्सपोर्ट अपनी ज़्यादा। देखिए सर, ये मैं समझता हूँ कि शायद ये एक रीत बन गई है। जैसे मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है ना वो एक शावर इम्पैक्ट होता है जो अमीर और गरीब पे बराबर का गिरता है। और गवर्नमेंट ने बड़ा आसान हल निकाल दिया बिजली के लिए भी कि जनाब अली ये जो हमारा 1.7 ट्रिलियन का उसको सेटल करना तो अगर वो हमने तो नहीं कहा था कि सर नहीं, वो जो खसारा जो किसी को फ़ायदा हुआ है और उससे जो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है वो नुकसान एक चीज़ क्या फ़ायदा दूसरे के नुकसान से पूरा करना, ये दुनिया का कौन सा असूल है। ये तो हो नहीं सकता कि आप गरीब आदमी को जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, जो एक बल्ब एक पंखा चला रहे हैं, उनसे आप कहते हैं कि जी आप सारा मुल्क मिलके अगले 7 साल इतने पैसे इकट्ठे करो कि हम 1.7 ट्रिलियन जो है ना उतार दें। अब जैसे कि बेग साहब बता रहे हैं कि जब लेकिन सर एक चीज इसमें ऐड करें, और ये श्योरिटी भी नहीं है कि दोबारा सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। वो सर्कुलर डेट तो बढ़ता रहेगा आपका, वो तो आपकी देखिए जब आप रिन्यूएबल एनर्जी को भी डिस्करेज करना शुरू कर देंगे, आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आप जो हाइडल के बाद जो सोलर है या विंड मिल एनर्जी के ऊपर लोगों को राग़िब नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जो हमारे लगी हुई बिजली है यही लोग खरीदते रहे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता रहे। अब सर ये देखें, जब इस किस्म के मामलात आप करेंगे, कल को गैस का भी आपका 3.5 अरब का सर्कुलर डेट है, वो भी क्या आप मैं अपने बिलों में से देंगे। इस तरह आपका पेट्रोलियम पे जो लेवी लग रही है उसके पैसे भी आप और हम मिलके दे रहे हैं। तो बेसिकली आप देखें कि एक्चुअली बिजनेस तो जो है वो अपीयर कर रहा है और हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो तनख्वाह लेके घर आते हैं या बिजनेस में जो पैसा लेके घर आता है वो 65% तो तकरीबन टैक्सेशन की मद में गवर्नमेंट को देता है, बाकी उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हैं, बाकी वो उसकी परचेजेज हैं, उसके अपने अखराजात हैं। तो वो तो एंड ऑफ द डे कैसे काम करेगा सर, आप मुझे ये बताएं। आप एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला ना कि आप एक बंदे को कहते हैं जी आप 100 रुपये कमा रहे हो, 65 रुपये हमें दे दो, उसके बाद उसमें सारे अखराजात जो बाकी हैं, आप अपने मुलाजमीन की सिक्योरिटी, आप उनकी हेल्थ, तनख्वाहें भी उसके अलावा दो, और फिर एंड पे आपको बेनिफिट क्या मिला, आपको बेनिफिट कोई भी नहीं मिला। अब ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सामने दीवार पे लिखी हुई है, इसमें IMF क्या कर सकता है, वो क्या गाइडलाइन दे सकता है, और हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा। देखिए एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ानी, याद रखें, एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ानी है। और प्राइवेट सेक्टर को जब आप एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपको बाहर से मशीनरी मंगाने में फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको टैक्सेशन में। देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताऊँ, अब ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर भी आप नॉर्मल टैक्स रजीम में है, इंपोर्ट में भी आप नॉर्मल टैक्स रजीम में है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं, आप अपनी परचेजेस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जिसमें इंटेलेक्ट आ जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें 50% तो ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअलिटी की कॉस्ट आ जाती है, फिर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप सबको एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर देंगे और टैक्स रिफॉर्म नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, ट्रेड रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिजनेस कम्युनिटी देखिए जब सेटल डाउन नहीं हो पा रही, हाँ तो कैसी होगी। अभी देखिए तो प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री बंद कर रहा है, स्टील इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, लूज बंद होना शुरू हो गई है। सर इनका सबसे बड़ा नुकसान जो है सर्जिकल काम नहीं है, इनके सबका बड़ा नुकसान ये है कि वो आपका जो हुनरमंद है वो अब ये ढूंढ रहे हैं कि वो भी बेरोजगार हो गया। अच्छा इस पे जरा हम और डिटेल थोड़ी सी। वो कहता है मुझे बाहर के मुल्क चले जाओ। आप देखें कि इस साल के 85,000 लोग बाहर गए हैं, अब क्यों मुल्क छोड़ छोड़ के आपका ठीक हो गया। अच्छा इसमें मैं जरा एक एडअप भी करूंगा। एहसन मेहनती साहब, सर ये इकोनॉमिक
एक तो फ्रंट है, एक इंटरनल मामलात हैं, ज़रा ये हमें बताएं एक्सटर्नल और इंटरनल में जो फ़र्क है जिसका जिक्र दोनों हजरात कर रहे हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी, तो फिर हम अपना इकोनॉमिक डेटा बेहतर कैसे गर्दानें? देखिए ये चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जिस तरह से इंडिकेट हुए कि जी हमारी प्राइसिंग सही नहीं है, एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ नहीं रहे। आई थिंक के चैलेंजेस की बात करें तो वो फिर एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हमारा सर्कुलर डेट क्राइसिस है। देखिए सिल्वर लाइनिंग की मैं तो ये बात करूंगा कि रिकोडेक से वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 to 60 बिलियन डॉलर्स इन सम गुड नंबर ऑफ इयर्स, मे बी 20 इयर्स 30 इयर्स। तो आई थिंक कि जो हमारा डेट फॉरेन डेट वाला जो प्रॉब्लम है, कोई 140 बिलियन डॉलर हमारा है, वो वन डे रिकोडेक विल हेल्प इट रिजॉल्व। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारी रेमिटेंसेस की बात है, वो हमारे एक्सपोर्ट का जो शॉर्टफॉल है उसको समहाउ जो है वो हेल्प कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जरा चीजों को समझे कि किस जगह पे हमारी पॉजिटिविटी है और किस जगह पे हमारी नेगेटिविटी है। तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो हमें नजर आ रही है कि हमारे जो रेमिटेंसेस का डेटा है वो हमारा पॉजिटिव है, और हमारा जो नेगेटिव है वो आपको नजर आ रहा है कि वो हमारा जो एक्सपोर्ट नंबर्स हमारे नहीं आ रहे, और उसके बाद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है और जो हमें इश्यूज नजर आ रहे हैं आपके सामने। तो आई थिंक पॉजिटिव साइड पर देखना चाहिए। यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक डेटा पूरा है, वहां पर हम कि हमारी जो सिचुएशन है वो हेल्पफुल है, हमारी रुपी स्टेबल है, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और कंट्रोल में भी कुछ इस तरह से कि इसमें हेल्प जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस $55 हो गए, और जाहिर है चूंकि हम इसका काम करते हैं तो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि $40 हो जाएगा। तो यानी कि जो $128-125 का ऑयल था पर बैरल, ये 125 का बैरल जब था तब हमारी इन्फ्लेशन 38% थी। आज हमारी इन्फ्लेशन 5 से 7% स्टेबल है और एसबीपी इसको सेलिब्रेट कर रही है। तो वो इस वजह से कि हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस जिसका बिल तकरीबन 13 से 14 बिलियन डॉलर होता था, वो अब 13 से 14 बिलियन डॉलर से कम होकर 7 से 8 बिलियन डॉलर रह जाएगा। तो आई थिंक कि वहां पर हमें करंट अकाउंट सरप्लस नजर आ रहा है 4 से 5 बिलियन डॉलर का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी है जो हमने देखना है कि करंट अकाउंट सरप्लस पाकिस्तान का आएगा, इसको हम क्या सेलिब्रेशन नहीं दें तो क्या दें इसके अंदर, और फिर रुपी स्टेबिलिटी इसके बावजूद कि हम इंटरेस्ट रेट जो हमने देके 10.5% पर आ गए, ये आगे 9.5% तक हो जाएंगे। आई थिंक कि इसको सेलिब्रेट करें या नहीं करें ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कर दें एहसन मेहंदी साहब, ये जो इस वक्त पावर टैरिफ की बात हो रही है, लोन लेकर हम अपना सर्कुलर डेट उतार रहे हैं, सर्कुलर डेट फिर दोबारा चढ़ता चला जाएगा। अच्छा, ये एक तरफ है, गैस वाला मामला अपनी जगह है, वो एक अलग मामला है। अच्छा, ये उतार देंगे फिर ये सारिफ से निकाला जाएगा और बिजनेस कम्युनिटी से जो इंडस्ट्रियल से कैसे चलेगा काम? देखिए आई थिंक कि ये तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं कि ये सर्कुलर डेट को किस तरह सॉल्व करें। आई थिंक कि सर्कुलर डेट को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इस वक्त हमने एक सेपरेट कंपनी फॉर्म की हुई है, वहां पे हम स्पेशली जो है वो विद द हेल्प ऑफ SIFC हम इस सर्कुलर डेट को 1.5 ट्रिलियन को हमने सॉल्व किया है। बट ये 1.5 ट्रिलियन नहीं है, ये 4.5 ट्रिलियन है। आई थिंक कि इसको हमें जाहिर है इसमें हमने जो कॉन्ट्रैक्ट देखे थे पावर सेक्टर के, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने उनको रीनेगोशिएट करते हुए जो है पेमेंट्स रीपेमेंट्स की हैं। फिर जाहिर है चाइना का भी डेट है, इसके साथ हमने सर्कुलर डेट जो है उसका भी पे करना है, जो उसका हमने ड्यूज पे करने। तो आई थिंक इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। गुड फाइनेंशियल टीम हमें नजर आ रही है जो नेगोशिएट कर रही है, प्राइवेटाइज को भी नेगोशिएट कर रही है, के अंदर हम प्रोसेस कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये जो हमारी इंडस्ट्री है क्या इसमें सकत है कि ये मीट कर ले उन स्टैंडर्ड्स को, स्पेशली उन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो बैनुल अक़वामी सतह पर रिक्वायरमेंट होती है, फिर उतनी प्रोडक्ट्स जो बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या हमारी इंडस्ट्री ये सारा कुछ कर रही है या हम सुकड़ के कोई एक या दो सेक्टर पे आके बैठ गए? नहीं, देखिए आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर बिलखुसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंप्लायंस में नन टू नंबर 2 है। हमारे जो बायर्स आते हैं उनके ऑडिटर वो एक एक चीज चेक करते हैं, चाइल्ड लेबर से लेके कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अदर इन्वायरमेंटल इशू जो आपकी इंडस्ट्री हैजर्ड पैदा कर रही है। और मैं आपको ये बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर बड़े यूनिट जो है हमारे वो इंटरनेशनल कंप्लायंसेस जो है पूरा कर रहे हैं, और उन्होंने अपने कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए हैं, ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है, और उसके साथ चाइल्ड लेबर अब न होने के बराबर है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वॉलमार्ट, के मार्ट, जेसी पेनी, ये लोग जब आते हैं तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं और हमें बड़ा कंप्लाइंट पाते हैं। हमें
ये भी देखना है कि हमारी बिजली के जो सोर्सेज हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं उसमें 46% जनरेशन जो है वो थर्मल पावर की है, जिसमें ये फर्नेस ऑयल है, एलएनजी है, ये महंगी तरीन और आलूदा तरीन सोर्स होता है। आधा तो हम उससे बनाते हैं। फिर पन बिजली 30% है हमारा, उसमें जो है हाइड्रो का है। उसके बाद न्यूक्लियर की कैपेसिटी 19 है, लेकिन जनरेशन 9 और 10% पर आ गए हैं। और उसके बाद सोलर विंड जो है वो 4.2% है। तो इस तरह ये 100% का मैंने ब्रेक डाउन बतलाया है। लेकिन इसमें हमें सस्ती बिजली जब हम बनाने शुरू की और कामयाबी से बनाई, जिसमें सोलर एनर्जी बड़ी तेजी से फैली है, फरोग मिला है, रूफ टॉप पे उन्होंने अपने जो बिजली के पैनल्स वगैरह लगाए हैं सोलर के लिए, तो अब हुकूमत ने अपनी पॉलिसी टाइट कर दी है। अब कल के अखबार में ये था कि जो 26 रुपए फी यूनिट वो हमसे लेते थे, आप वो लेंगे 13 रुपए फी यूनिट, आधा कर दिया। और आप वो ये कहते हैं कि पहले एग्रीमेंट होता था 7 साल का निपरा का, अब निपरा लाइसेंस देगा 5 साल का। तो ये हर चीज करते जा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि सस्ती सोलर इंसाफ मुतबादल तवानाई पैदा हो, और इससे लोगों ने अपने बिलों को काफी हद तक बर्दाश्त के काबिल बनाया था। लेकिन हुकूमत की जो नेशनल ग्रिड की बिजली है वो इजाफी तकरीबन 10,000 मेगावाट पड़ी है, और वो हमारे और लिए महंगी है। मुश्किल हो गई है कि जो मेगावाट इजाफी पड़े हैं वो अब हमें लाजमी खर्च करने हैं, उसकी वजह से वो ये कहते हैं कि आपने, और सोलर को वो कहते हैं हम बंद करेंगे। इसी तरह कैप्टिव पावर जो आपने कहा था, जो सुई नॉर्दर्न ने हमें गैस कनेक्शन दिए थे बिजली पैदा करने के लिए, उसको हम कहते थे कैप्टिव पावर जनरेशन, जी वो इन्होंने सब बंद कर दी है। गैस की कीमत दुगनी कर दी है, और अब ये कह रहे हैं कि आप ये नेशनल ग्रिड पे जाएं। अब नेशनल ग्रिड पे जाना इतना आसान नहीं होता रातों रात। सर, फिर हमने वही बात है ना, करोड़ों वो अरबों इतनी महंगी हो जाएगी कि आप जी, उस पर कोई चीज प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं ये सब होगी। चीजें हैं जो आप इंडस्ट्री से खेल रहे हैं, और इंडस्ट्री से खेलने के साथ उसके नताइज भी अगली बदसूरत आपके सामने आ रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, सनत सुगड़ रही है, श्रिंक हो रही है। लिहाजा हमने ये बनाना है जहन कि क्या हम रेवेन्यू जनरेटिव पॉलिसीज बनाएं या रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसी बनाएं। क्या हमारा बिहार का मकसद ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेके सब चीज को तहस नहस बंद कर देना है, या हमारा बहुत मकसद ये है अच्छे कि सर, इंडस्ट्री को सस्टेनेबल वेरी बनाया वेल सेड जाए। सर, वेरी वेल सेड। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो मच। नईम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, एहसन मेहनती साहब का भी बहुत शुक्रिया। आप तक के लिए तय। अगले हफ्ते पीर के रोज फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।